हम अगला पढ़ेंगे वो है हेलमिंथिक डिजीजेस, ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग इज हेलमिंथिक डिजीजेस। सो व्हाट आर द हेलमिंथ्स? सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हेलमिंथ वर्ड का मतलब होता क्या है। बच्चों, हेलमिंथ वर्ड इज ए कॉमन वर्ड यूज्ड फॉर वर्म लाइक क्रिएचर्स। वर्म जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स के लिए हेलमिंथ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। एंड वी शुड नो कि हम जब एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो हमारे पास में दो डिफरेंट टाइप के फाइलम के नाम में भी हेलमिंथ लिख के आता है, जो हम जानते हैं कि वन इज प्लेटी हेलमिंथ एंड वन इज एस्केलमिंथ। ठीक है, तो प्लेटी हेलमिंथ एंड एस्केलमिंथ, इनमें से काफी सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पैरासाइटिक होते हैं, प्लांट्स पे भी एनिमल्स पे भी, एंड डिजीज कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं। तो हेलमिंथिक डिजीजेस आर कॉज्ड मेनली ड्यू टू दी हेलमिंथ कैटेगरी एनिमल्स इंक्लूडिंग प्लेटीहेलमिन्थीज मेंबर्स एंड एस्केलमिन्थीज मेंबर्स। ठीक है। अच्छा, वर्म लाइक क्रिएचर्स में तो तुम्हारे दिमाग में आर्थ्रोपोडा भी आ रहा होगा, पर हेलमिंथ जो है हम जनरली प्लेटी हेलमिंथ एंड एस्केलमिन्थिस के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो इसमें कितने डिजीजेस आ सकते हैं? बहुत सारे आ सकते हैं यार। हम नाम सोचने जाएं तो हमारे पास n नंबर ऑफ हेलमिंथिक डिजीज पॉसिबल है। मैं तुम लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिख देती हूँ और पॉजिटिव एजेंट के साथ में लिख रही हूँ। जैसे कि एक डिजीज होती है टीनियासिस। टीनियासिस इज कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म नोन एज टीनिया सोलियम। ठीक है, जिसको हम लोग टेप वॉर्म भी बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पॉर्क टेप वॉर्म। पॉर्क टेप वॉर्म मतलब कि ये पिग के मीट के थ्रू ह्यूमन की बॉडी में आ सकता है, अगर किसी ह्यूमन ने अनकुक्ड पॉर्क खा लिया तो। ठीक है, पॉर्क का मतलब होता है पिग का मीट। ठीक है, सो पॉर्क टेप वॉर्म बोलते हैं ऐसे कॉमनली। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी हेलमिंथिक डिजीज हो सकती है? इट कुड बी एस्केरियासिस। ये डिजीज कॉज करता है कौन? एस्केरिस। ठीक है, एंड इट इज कॉमनली नोन एज राउंड वर्म। इसके अलावा हेलमिंथिक डिजीज में आती है एनसाइलोस्टोमियासिस। इसका कॉजेटिव एजेंट होता है एनसाइलोस्टोमा, जिसका कॉमन नाम होता है हुकवर्म। देख रहे हो तुम लोग, सब जगह वर्म वर्म लिख के आ रहा है। ये वर्म लाइक क्रिएचर्स के कारण होती है डिजीज। इसलिए एक आता है हमारे पास में डिजीज फिलारियासिस। फिलारियासिस डिजीज को हम एलिफेंटियासिस नाम से भी जानते हैं कॉमनली। एलिफेंटियासिस ये डिजीज कॉज होती है एक एस्केलमिन्थीज के द्वारा, जिसका नाम होता है वुकेरेरिया। वुकेरेरिया बानक्रॉफ्टी, वुकेरेरिया मलाई। मलाई नहीं है यार, मलाई। ठीक है, सो ये पॉजिटिव एजेंट्स हुए। अच्छा, ऐसे करके ढेर सारी और n नंबर ऑफ हेलमिंथिक डिजीजेस पॉसिबल होती हैं, पर हम जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं जो कि है एस्केरियासिस एंड फिलारियासिस, इनको डिटेल में कवर करने वाले। ठीक है, तो हम देखते हैं पहली जो डिजीज हमारे पास में है, ये हाथी पांव डिजीज बोलते हैं इसको। एलिफेंटियासिस नाम होता है इस डिजीज का। एलिफेंटियासिस क्यों बोलते हैं, देख के समझ में आ गया हो तुमको। तो एलिफेंट के जैसा पैर हो जाता है इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अगर उसको ये डिजीज हुई है तो। ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉडी में सिर्फ पैर में ही अफेक्ट करती हो, पर ये बॉडी में हाथों में भी अफेक्ट कर सकती है, जेनाइटल एरियाज में भी अफेक्ट कर सकती है, पर प्रोमिनेंटली लेग में, वो भी एक किसी लेग को अफेक्ट करती है। तो एलिफेंटियासिस में व्यक्ति का जो पैर है वो एलिफेंट की तरह स्वॉलन नजर आने लग जाता है, इसलिए हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस। ठीक है, ये डिजीज जिससे कॉज हुई बच्चों, उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या था? उसका नाम था वुकेरेरिया। ठीक है, तो हम थोड़ा डिटेल समझते हैं इसके बारे में, कैसे आती है, क्या कॉज होता है कि हमारे बॉडी में ऐसे कोई वॉर्म आ गई जिससे कि एलिफेंट जैसे पैर हो गया किसी इंसान का। ठीक है, तो फर्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो हमारी डिजीज है वुकेरेरियासिस या एलिफेंटियासिस या फिलारियासिस, तीनों एक ही के नाम है, वुके वुकेरेरिया। ठीक है, अब तुम्हारे पास ऑर्गेनिज्म का नाम की स्पेलिंग अगर तुम्हें आती हो तो आगे इयासिस ही लगाना होगा सब। ठीक है, वुकेरेरियासिस।
also known as elephantiasis, also known as filariasis. जब जब मैं ये सब बार बार बोल रही हूँ, तुम लोग भी साथ साथ में बोला करो पढ़ते समय, उससे तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर होगी। ठीक है, एक ही वर्ड को बार बार बोलने का ये लॉजिक भी होता है कि हम अपनी मेमोरी के अंदर उस वर्ड की इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम मेमोरी को बोल रहे हैं ये शब्द याद रखना है। ठीक है, तो वुकेरेरियासिस, एलिफेंटियासिस एंड फिलारियासिस, आई होप तुमने अब साथ में बोला होगा मेरे। चलो इसको देखते हैं, इसके कॉजेटिव एजेंट कौन है। इट इज कॉज्ड बाय वुकेरेरिया, बैनक्रॉफ्टी और वुकेरेरिया मलई। ठीक है, ये डिजीज एक वर्म, एक एस्केलमेंथीज के मेंबर से हो रही है, नीमाटोडा के मेंबर से हो रही है। एस्केलमेंथीज को नीमाटोडा भी बोलते हैं। और ये डिजीज हमारी बॉडी में आती कैसे है? इट इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ अ मस्कीटो नोन एज क्यूलिक्स मस्कीटो। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है या मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? दैट इट इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ क्यूलिक्स मस्कीटो। ठीक है, वाया क्यूलिक्स मस्कीटो बाइट। मतलब ये इसके लिए क्या हो गया? एक वेक्टर हो गया, एक कैरियर हो गया, एक ट्रांसमिटिंग एजेंट हो गया। करेक्ट। अब इस डिजीज के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो सिम्टम्स के बारे में क्या बात करें यार, इतने खतरनाक सिम्टम्स आने वाले हैं इसके, तुम्हें देख के मालूम पड़ रहा है किसी इंसान के हाथ ही के जैसे पैर हो गया, तो क्या वो विजुअल क्यों, तो क्या वो फिजिकली इम्पेयर्ड हो गया, वो व्यक्ति प्रॉपरली वॉक नहीं कर सकता, अपनी डे टू डे लाइफ उसकी पूरी खत्म हो चुकी है, अफेक्ट हो चुकी है। अलॉन्ग विद दैट वो इंडिविजुअल जो है उसके, क्योंकि लोअर बॉडी पार्ट्स के अंदर इतनी स्वेलिंग प्रेजेंट है, तो उसकी जेनाइटल एरियाज भी इस स्वेलिंग के कारण से अंडर प्रेशर होंगे, और इसके कारण से पॉसिबिलिटी है कि जेनाइटल ऑर्गन्स डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा स्वेलिंग आई कैसे, ये तो जानना चाहोगे तुम सब लोग। व्हाई दिस मच स्वेलिंग इज देयर? दिस इज द रीजन कि हम ये बोलेंगे जैसे ही ये वर्म बॉडी में एंटर होता है बच्चों, मस्कीटो बाइट के साथ में ब्लड में आता है। ठीक है, जैसे ही ये वर्म नहीं आता है, इसका एक लार्वल स्टेज हमारी बॉडी में आता है, उसका नाम होता है, क्या होता है उसका नाम? माइक्रोफिलारियल लार्वा। तो हमारी बॉडी में माइक्रोफिलारियल नाम के लार्वास आते हैं, और ये लार्वास जो है हमारी बॉडी में आने के बाद ब्लड में जाके अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, पर वो ब्लड में नहीं रहना पसंद करते। इसका रीजन ये है कि ब्लड का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, तो बार बार वो ब्लड प्रेशर से फ्लो होता है, तो उनको बार बार मूव करना पड़ता है। तो कोई भी वर्म ये नहीं चाहेगा कि वो बार बार मूव करते रहे, उसको चाहिए स्टैग्नेंसी, थोड़ा बैठूं आराम से, टिश्यूज खाऊं, एंजॉय करूं, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ह्यूमन में डिजीज कॉज करूं और मैं रिप्रोड्यूस करूं, तो उसको फ्लरिश लाइफ चाहिए हमारी बॉडी में आके। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी ऐसी जगह पर रहना प्रेफर करेगा जहां प्रेशर ज्यादा ना हो। इसके कारण से बच्चों अडल्ट जो रहते हैं वो माइग्रेट करके लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर दो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, एक होता है ब्लड, एक होता है लिम्फ। जो लिम्फ होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो कर रहा होता है। लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है बच्चों, उसकी वेसल्स के डायमीटर थोड़ा ज्यादा होते हैं और आर्टरी का डायमीटर थोड़ा कम होता है, तो प्रेफरेबल साइट हो जाती है उसके लिए जाके लिम्फेटिक सिस्टम में जाके बैठने के लिए। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में तो हमारे पास कितने सारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं, तो क्या डब्ल्यूबीसीज इन फॉरेन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अटैक नहीं करते होंगे? डेफिनेटली करते होंगे। ठीक है, तो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स पे अटैक करते हैं, डब्ल्यूबीसीज ट्राई करते हैं इन्हें किल करने के लिए, पर इतना इजी नहीं होता किसी पैरासाइटिक फॉर्म को अफेक्ट कर पाना। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, पैरासाइट्स लिम्फेटिक टिश्यूज खा जाते हैं, लिम्फ नोड्स में जाके रहना चालू करते हैं, डब्ल्यूबीसीज को खाना चालू कर देते हैं। ठीक है, इसके कारण से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट एक्शन तो करता है पर इरेडिकेट नहीं कर पाता इन डिजीजेस को। ओके, तो लिम्फ नोड्स में डिवाइड करते हैं, वहां पर ढेर सारे एग देते हैं, वहां पर हमारी लिम्फेटिक सिस्टम में इनके एग्स हैच होते हैं, और हैच हो के बहुत सारी लार्वास निकलते हैं। ये लार्वास जो है बच्चों, ये लिम्फेटिक सिस्टम में जब रहते हैं तो इनको प्रॉब्लम फेस करने मिलती है थोड़ी सी। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि ये लिम्फेटिक सिस्टम में जब रहते हैं तो इनको इतना हाई टेम्परेचर नहीं मिल रहा होता जितना कि ब्लड में मिल रहा होता है।
ब्लड थोड़ा सा गर्म होता है क्योंकि ज्यादा तेजी से तैर रहा है ना, थोड़ा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर होगा। लिम्फेटिक सिस्टम में उतना टेम्परेचर हाई नहीं है, तो माइक्रोफिलारियल लार्वास जो हमारे बनते हैं वहां पर, वो फटाफट 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 जाते हैं, बार बार लिम्फ सिस्टम से छेद करते हुए जाते हैं ब्लड सिस्टम में, ब्लड सिस्टम में रहते हैं, आराम से वार्मथ लेते हैं, फिर से आ जाते हैं दोबारा। ये जाते कब होंगे? जब हम सो रहे होते हैं। हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी एक रेस्टिंग फेज में होती है, तब माइक्रोफिलारी लार्वा छेद करके लिम्फेटिक वेसल से ब्लड वेसल में घुसते हैं, ब्लड वेसल से लिम्फेटिक वेसल में वापस मॉर्निंग में आ जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन अब मोटिलिटी में आ गए हैं, अब उनको डिफिकल्टी फेस करने मिल सकती है। सोचो, रात रात भर ये हमारी लिम्फेटिक वेसल्स में छेद कर रहे हैं, हमारे ब्लड वेसल्स में छेद कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ क्या आपका कोई ऑर्गन लार्ज नहीं होगा? क्योंकि आपका जो ब्लड है वो निकल निकल के, लिम्फ है वो निकल निकल के टिश्यू के स्पेसेस के बीच में इकट्ठा हो गया, इजंट इट? और ये टिश्यू के स्पेसेस के बीच में इकट्ठा होने के कारण से हमारी पूरे टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन है, सूजन आ गई है, और ये सूजन बढ़ती ही जाती है, और ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल के छेद वापस से रिपेयर होना बहुत डिफिकल्ट चीज है। इसके कारण से एक परमानेंट डिटेरियोरेशन हो जाता है, एक परमानेंट डैमेज हो जाता है उस ऑर्गन का, और ये ऑर्गन का साइज बहुत एक्सपांडेड हो जाता है, इसको हम इसलिए हाथी पांव डिजीज बोलते हैं। तो आई होप कि तुम्हारे माइंड में इसकी पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई हो कि एलिफेंटियासिस डिजीज होता कैसे है। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? सिम्टम्स इसके आने वाले हैं, पहला सिम्टम तो दैट इट विल कॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन द ऑर्गन्स, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा ये ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट नहीं लिखती हूँ, कॉमा लगा के लिखूंगी। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन द ऑर्गन अफेक्टेड। ठीक है, और अफेक्टेड ऑर्गन मोस्टली लोअर लिम्स होते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं लोअर लिम्स। ओके, देन इट कॉजेस permanent damage to lymphatic vessels and blood vessels, of the affected area। ठीक है, तो ये lymphatic vessels and blood vessels में permanent damage cause कर देता है, और वो डैमेज के कारण से हाथी पांव जैसा पैर हो जाता है। ठीक है, causing elephant like foot। मेन सिम्टम्स हो गए। अलावा के सिम्टम्स तुम सब लिख सकते हो, जैसे कि impaired वर्किंग, यू नो, पर्सन विल बिकम, वी कैन से डिपेंडेंट, चलने फिरने के लिए डिपेंडेंट हो जाएगा। काइंड ऑफ थिंग्स कैन आल्सो बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस डिजीज, वुकेरियासिस। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल डिजीज। इसमें हमें ये ध्यान रखना है दैट द ऑर्गेनिज्म इन्वेडेड मेनली द लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ नोड्स डैमेज करेगा, लिम्फेटिक सिस्टम में प्रोलिफरेट करेगा, ब्लड वॉस्कुलर सिस्टम में भी जाएंगे लार्वास वार्मथ लेने के लिए, गर्मी लेने के लिए, और वापस रिटर्न होंगे लिम्फेटिक वेसल में। इस प्रकार से ये ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में डिटेरियोरेशन कॉज करता है। ओके, सो ये हुआ फर्स्ट। सेकेंड डिजीज तुम्हारे पास में आती है, ये है एस्केरियासिस। ये डिजीज कैसे डिजीज है बच्चों? एस्केरियासिस इज कॉज्ड बाय द कॉजेटिव एजेंट नोन एज एस्केरिस। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, ये जो है वर्म फिर से हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारे इंटेस्टाइन में रहना प्रेफर करता है। ठीक है, तो इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा? तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आंसर आ जाना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि इंटेस्टाइन में रहना प्रेफर करते हैं, मीनिंग ये हमारे खाने के थ्रू हमारी बॉडी में आया होगा। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होना चाहिए? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इजंट इट? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू बॉडी में एंटर कर गया एस्केरियासिस कॉज करने वाला एजेंट। अच्छा, सिम्टम्स क्या आते हैं एस्केरियासिस के? तो ये थोड़ा समझा देती हूँ आप लोगों को मैं। एक्चुअली में जब हमारी बॉडी में एस्केरिस कॉजिंग एजेंट आते हैं, तो वो मेल एंड फीमेल दोनों आए तो डिजीज होती है, अदरवाइज इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। अगर एक वर्म की जगह दो वर्म्स आ गए, मानी कि मेल वर्म भी आ गया, फीमेल वर्म भी आ गई है, और ये रह रही हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये रिप्रोड्यूस करके एग्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो मेल एस्केरिस होता है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा होता है
कि इसके पास में जो टेल होती है ना, वो टेल कर्व्ड टेल होती है कुछ इस प्रकार की, अंदर की तरफ मुड़ी हुई। और जो फीमेल एस्केरिस होती है बच्चों, ये लॉन्ग होती है कंपैरेटिवली मेल के कंपैरिजन में, और इसके पास में ऐसे कर्व टेल नहीं पाई जाती। द फीमेल एस्केरिस विल हैव अ स्ट्रेट टेल। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है इनका। व्हेन दे रिप्रोड्यूस दे विल ले lakhs and lakhs of eggs. One ascaris, हर एक सिंगल फीमेल एस्केरिस 1 लाख के आसपास अंडे दे सकती है इंटेस्टाइन के अंदर। तो आप सोचो कि अगर एक वर्म आया है हमारी बॉडी में, तो हमारे इंटेस्टाइन में कितने और पॉसिबल ऑर्गेनिजम्स बन सकते हैं। एक फीमेल 1 लाख एग दे रही है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि जो इनके प्रोजेनिस बने होंगे, उन्होंने भी अगर रिप्रोड्यूस कर लिया, तो हमारी बॉडी में अंडे और अंडे, इंटेस्टाइन के अंदर ढेर सारे अंडे, इंटेस्टाइन के अंदर ढेर सारे वर्म्स बन जाएंगे। इतने सारे वर्म्स बन जाएंगे कि हमारा पूरा इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन वर्म्स से भर जाता है। और इनको रिप्रोड्यूस वगैरह करने में करीबन 2-2.5 महीने का टोटल समय लगता है। 2 से 2.5-3 महीने अगर ये वर्म आपकी बॉडी में रह गए एंड यू वर सो इग्नोरेंट कि आपको पता नहीं चल रहा है, आप बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं इस चीज को कि पेट में दर्द हो रहा है, या फीकल मैटर में एग्स नजर आ रहे हैं, फीकल मैटर में वर्म्स नजर आ रहे हैं, अगर आप इन सब सिम्टम्स को इग्नोर करते चलते हैं, तो ये आपका पूरा इंटेस्टाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, और फिर एक प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारे और सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस इसके आ सकते हैं, ठीक है। तो 1 लाख एग से सोचो, तुम पूरा इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया अगर, तो तुम लोग जो भी खा रहे होगे उसका क्या हो रहा होगा, वो तो स्टमक से इंटेस्टाइन के बाद क्रॉस ही नहीं कर पा रहे होगे, तो पर्सन को फीकल मैटर पास करना विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। प्लस हमारी बॉडी में इतने सारे वर्म्स हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि पर्सन को हैवी फीलिंग आनी चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसको एब्डोमिनल पेन रहना चाहिए, और ये सब टिश्यूज को भी डैमेज कर रहे होंगे ऑब्वियसली, तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन भी हो सकती है। इसी के साथ साथ में फीकल मैटर पैसेज करने में इनिशियल टाइम्स में ब्लड की अपीयरेंस भी हो सकती है, क्योंकि ये हमारे टिश्यूज को भी डैमेज करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस्केरियासिस। अब एक बात बताती हूँ, एस्केरिस जो हमारा है यहाँ पर वर्म, ये बेसिकली बॉडी में किस मोड से आ सकते हैं, तो हमने कहा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से आ सकते हैं, पर मैं आपको थोड़ा और स्पेसिफिक होकर बताऊं तो ये कुछ ऐसे वेजिटेबल्स के थ्रू भी आ सकता है जिसके ऊपर इनएक्टिव स्टेज में इसका कोई लार्वा बैठा हुआ होगा, और वो लार्वा, जैसे हमने वो वेजिटेबल कच्चा खा लिया, बाई चांस रॉ खा लिया, सैलेड के फॉर्म में खा लिया, तो वो हमारी बॉडी में जाके एक्टिवेट हो सकता है। ऐसे कुछ वेजिटेबल्स हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, इन वेजिटेबल्स के अंदर एस्केरिस कॉजिंग एजेंट के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर आप उसे खा भी रहे हैं वेजिटेबल को, तो इंश्योर करें कि आपने उसे प्रॉपरली एक बहुत ज्यादा गर्म पानी में बॉईल किया हुआ है, एंड देन आपने उसे हाई टेम्परेचर के ऊपर कुक किया हुआ है, ठीक है। बिकॉज जनरली कैबेज इज ईटन एज सैलेड एज वी ऑल नो, एंड दिस कुड बिकम डेंजरस इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ is it properly washed and it is worm free or not, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या हो जाएंगे तुम्हारी, फटाफट से देखते हैं। सिम्टम्स में आ जाएगा abdominal pain, abdominal pain के अलावा it will be we can say obstruction या chronic obstruction भी बोल सकते हैं। 1 second, chronic obstruction of intestine, blood with stools, खाना खाने की इच्छा मर जाएगी इंसान की, ठीक है, बिल्कुल भी उसको खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, तो हम बोलेंगे कि सप्रेस्ड हंगर, सप्रेस्ड हंगर के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं एनोरेक्सिया, ठीक है। तो ये सब हुआ, और इसके अलावा मैं बोलूंगी कॉन्स्टिपेशन, एटसेट्रा, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये सब डिजीजेस जो है ना, अगर अर्ली मालूम पड़ जाए, अर्ली डिटेक्ट हो जाए, तो ये एक सिंगल डोज ऑफ मेडिसिन से भी ठीक हो सकती हैं, जिन मेडिसिन को हम एंटी हेलमिंथिक कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल और निडाजोल,
टीनिडाजोल ऐसे मेडिसिन खा के ये एक डोज में भी ठीक हो सकती है, पर आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा कि ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसको समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी हमें कुछ सिग्नल दे रही है, साइन दे रही है। ठीक है, ये देखो, तो दिस इज डन। ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया कि ये वर्म्स है, ये हमारे इंटेस्टाइन है। अब हमारे पास में जो डिजीजेस थी, कौन सी, हेलमिंथिक डिजीजेस, उसकी कैटेगरी खत्म होती है। हेलमिंथिक डिजीज में ढेर सारी पढ़ सकते थे, लेकिन सिंस हमें क्रैश कोर्स के अंदर है तो हम उन्हीं डिजीज पे फोकस करेंगे जो कि एनसीईआरटी ने मेंशन की हुई है। इसके बाद में क्या आता है बच्चों, इसके बाद में डिजीज आती है फंगल डिजीजेस। और फंजाई के द्वारा कॉज डिजीज तो तुम सब जानते हो, यू नो, टीवी में बहुत एडवर्टीजमेंट भी आता है, दांत खाद कुछ भी सबको होती है, हमें भी होती है, वो वाला जो एडवर्टाइज है जालिम लोशन। तो वैसे डिजीज की कैटेगरी है ये फंगल डिजीजेस। ठीक है, और फंगल डिजीजेस के कुछ बहुत ही फिक्स्ड सिम्टम्स होते हैं और कुछ बहुत ही फिक्स्ड कॉजेज भी होते हैं। अच्छा, तुम्हें इसको पढ़ने के पहले तो एक बात समझ आनी चाहिए कि क्या तुम ये जानते हो कि फंजाई, किंगडम फंजाई के मेंबर्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक तो होते हैं, फिर भी अधिकतर मेंबर्स उसके ऐसे होते हैं जो कि सैप्रोट्रॉफिक होते हैं, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस से न्यूट्रिशन डिराइव करने वाले। फंगल डिजीजेस जनरली इतना आसानी से ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करती है, अदरवाइज हमारे एटमॉस्फेयर में ढेर सारे फंजाई हैं, फिर भी। ठीक है, अभी हमने कोविड के टाइम पे जो केसेस देखे थे कि ब्लैक फंगस हो गई लोगों को, व्हाइट फंगस हो गई, येलो फंगस हो गई बॉडी के ऊपर, ये हो क्या रहा था, ये कब हो रहा था, जब हमारी इम्यूनिटी बहुत हाई लेवल पे सप्रेस की हुई थी। कुछ मेडिसिन के कारण से कुछ कोविड पेशेंट्स की इम्यूनिटी सप्रेस कर दी गई थी। ठीक है, इन्फ्लेमेशन कम करना था एक्चुअली में, लेकिन साइड इफेक्ट के तौर पे इम्यूनिटी भी कम हो गई। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर आसपास की फंजाई भी इन्फेक्ट कर सकती है बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये हमने ब्लैक फंगस वगैरह के बारे में बात करी। अच्छा, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रखेंगे तो फंगल डिजीजेस कम से कम होती है इंसान को, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकती। जैसे कि अगर आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवल इस्तेमाल कर लिया जिसको फंगल डिजीज थी, तो आपके पास में बॉडी पे फंगल स्पोर्स आ गए और आपको भी फंगल डिजीज होने के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, फंगल डिजीज में हमेशा ये ध्यान रखना है जिस व्यक्ति को फंगल डिजीज हो रही है उसका कोई भी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल ना करें और उसके आसपास ना रहें, बिकॉज स्पोर्स ट्रांसमिशन से फंजाई की ग्रोथ बहुत फास्ट रेट पे हो सकती है। ओके, तो सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ फंगल डिजीज में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर देखो। पहले तो एक रेड कलर का स्किन पे रैश होने के चांसेस रहते हैं, अक्सर रेड होता है, कभी कभी व्हाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे स्किन रैश विच कुड बी रेड और व्हाइट समटाइम्स। स्किन लेजन्स, ठीक है, अच्छा, स्किन रैश के ऊपर मैं तुमको बोलूंगी ड्राई पैचेस बनते हैं, ठीक है, कई बार, और स्क्रैची फीलिंग आती है उसमें, मतलब कि आपको लगेगा कि खुजली हो रही है, नो, यू विल ट्राई टू स्क्रैच दैट विद द हेल्प ऑफ योर नेल्स। ड्राई पैचेस हो सकते हैं, स्क्रैची फीलिंग आ सकती है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं स्किन रैशेस के अंदर। लेजन्स भी हो सकते हैं, लेजन्स मतलब कि घाव टाइप का या वॉर टाइप का। ठीक है, नेल बेड इन्फेक्शंस, नाखूनों के आसपास की स्पेस में, नाखून के सॉरी टोज जो होते हैं हमारे पैरों की फिंगर्स, उसके नाखूनों के अंदर, नाखूनों के आसपास की स्पेस में भी इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। ओरल थ्रश, कई बार व्हाइट कलर की टंग हो जाती है, टंग के ऊपर व्हाइट थ्रश जमा हो सकती है, ओरल थ्रश। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स फंगल डिजीज के हो सकते हैं। पर फंगल डिजीज के मैं तुमको एक छोटी सी बात बताती हूँ, जब भी ध्यान रखना, अगर हम ऐसे जानना चाहें कि ये डिजीज फंगल है या ये डिजीज बैक्टीरियल है, डिफरेंशिएट करना चाहें, तो बच्चों फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं हमेशा दे विल ऑलवेज बी इची इन नेचर, ये हमेशा इचीनेस कॉज करने वाले होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस ऑलवेज इची इन नेचर। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट साइन। ओके, अब यहाँ हम समझते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण से फंगल इन्फेक्शंस बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, दूसरे व्यक्ति इन्फेक्शन कैरी कर रहे हैं, हम उसके पास ज्यादा चिपक रहे हैं ना, तो हमें चांसेस हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो सके। ठीक है, और भी रीजन है, मान लो कि तुम जो है स्कूल गए हो या कॉलेज गए हो, जो भी कहीं भी गए हो, फुटबॉल खेलने गए हो, बास्केटबॉल खेलने गए हो, एनीवेयर, you returned back with lots and lots of sweat inside your t-shirt and your pants. अगर तुम बहुत ज्यादा स्वेटी हो राइट नाउ और उस मोमेंट ऑफ टाइम पे तुमने वो टी शर्ट्स या तुम्हारी जो पैंट्स है उसको हटा के फ्रेश क्लॉथ्स नहीं पहने, तो तुम्हारी मॉइस्टनेस के द्वारा अट्रैक्ट हो सकती है फंगस।
ठीक है। तो फंजाई जो होती है ये हमेशा हॉट ह्यूमिड कंडीशंस में ज्यादा अफेक्ट कर सकती है कंपैरिजन टू द कोल्ड वेदर। ठीक है। इसके अलावा अगर आप पर्सनल हाइजीन मेंटेनेंस नहीं करते हैं, यू डू नॉट टेक प्रॉपर बाथ एक्सेट्रा, so it is also possible that you can catch the fungal infections using the public urinaries or we can say toilets, पब्लिक लैबोरेटरीज का इस्तेमाल करना। ठीक है। जो पब्लिक वॉशरूम्स हैं वहां पर यूरिनेशन के बाद में भी चांसेस होते हैं कि फंगल इन्फेक्शन कैच हो जाए, बिकॉज वी डू नॉट नो कि हमारे से पहले जो लोग आए थे क्या वो डिजीज थे या वो हेल्दी थे, राइट, हमें नहीं मालूम। चौथा होता है बहुत पसीना आना। अधिक पसीना आने से भी बॉडी मॉइस्ट रहती है और उसके कारण से भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। गंदे मोजे पहनना, ठीक है, वो आपको फंगल इन्फेक्शन के अलावा बदबू से भी मार सकता है। पर हम अगर गंदे मोजे ज्यादा पहनते हैं तो नेल इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, बिकॉज मोजों के अंदर ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वो पसीने को रोक के रखेगा वहां पर और मॉइस्टनेस बरकरार रखेगा। ठीक है। गीले कपड़े पहन के चले जाना, है ना। कई बार यूनिफॉर्म धो के डाल दी है बारिश के टाइम पे रात में और एक्सपेक्ट किया सुबह अपने आप सूख जाएगी और नहीं सूखी, तो हम थोड़ी बहुत गीली है पहन के चले जा वाला थॉट प्रोसेस कई बार करते हैं ऐसे कि पहन के चले जाए। ऐसे केसेस में भी आपको ये फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। इसके अलावा आपके पास में मैंने जैसे कहा कि इम्यूनिटी अगर आपकी बहुत स्ट्रांग होगी तो आपको फंगल इन्फेक्शन इजिली कैच नहीं करेंगे, पर जहां आप इम्यूनिटी वाइज वीक हुए वैसे फंगल इन्फेक्शन के अटैक बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द वी कैन से सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आप कैसे फंगल इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं इजिली। अच्छा, अब हमारे पास स्किन को अफेक्ट करने वाले मेन फंगल इन्फेक्शन कौन कौन से, इनके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो हमारी स्किन को अफेक्ट करने वाले फंगल इन्फेक्शन में 3 ऐसे फंजाई के जेनरा हैं, जीनस हैं, जीनस या जेनरा, जो कि हमारी बॉडी को ज्यादा अफेक्ट करते हैं, स्किन के ऊपर डिजीज कॉज करते हैं। अफेक्ट्स स्किन मोस्टली एंड कॉजेस रिंगवर्म इन्फेक्शंस। ठीक है। रिंगवर्म इन्फेक्शंस मतलब कि फंगल इन्फेक्शंस रिंगवर्म बोल रहे हैं अपन, ठीक है, जनरल टर्म। अच्छा, इसमें तुम्हारे पास में कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने, जैसे कि माइक्रोस्पोरम, ये तीनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइंस है, हमें भूलना नहीं है। तो माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, 3 बार 2-4 बार बोल लोगे साथ में तो तुम्हारा ये रॉन्ग नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, ध्यान देना, वापस बोलते हैं अपन। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन। ठीक है, एक बार वापस से बोल लो अपने आप ही। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, ये 3 ऐसे हमारे पास में फंजाई हैं जो कि हमारी बॉडी के ऊपर मेनली रिंगवर्म इन्फेक्शंस कॉज करने में हेल्प करते हैं। मतलब ये एक्चुअली में कॉज करते हैं, हेल्प क्या करते हैं, हमारे लिए दुख वाली बात है ना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन जो कि हो सकते हैं स्किन में। थोड़े से नाम मैं तुम्हारे लिखना चाहूंगी यहाँ पर। रिंग वर्म इन्फेक्शन के नाम लिख रही हूँ, एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो कुछ स्किन के ऊपर रिलेटेड बात कर रहे थे हम और मैंने कहा कि रिंग वर्म इन्फेक्शन। तो बच्चों रिंग वर्म इन्फेक्शन को मेनली टीनिया इन्फेक्शन बोलते हैं। अब तुमने थोड़ी देर पहले टीनिया सोलियम पढ़ा था, वो टीनिया की स्पेलिंग ये थी बच्चों। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम टीनिया की बात कर रहे हैं, TENIA। ठीक है, तो TENIA वाला टीनिया इन्फेक्शन जो है ये हमारे रिंगवर्म इन्फेक्शन होते हैं मेनली। तो मैं यहां लिख रही हूँ रिंगवर्म इन्फेक्शन आर ऑल्सो नोन एज टीनिया इन्फेक्शंस। ठीक है, अगर किसी इंसान को रिंगवर्म इन्फेक्शन जो है वो उसकी बियर्ड या माउस्टैच पे हो रहा है किसी मेल को, तो हम बोलेंगे टीनिया कौन से ने कॉज किया इसको। सो टीनिया बारबे, टीनिया बारबे जो होती है बच्चों ये कॉज करती है रिंगवर्म इन्फेक्शंस इन द बियर्ड एंड माउस्टैच एरिया, इन बियर्ड एंड माउस्टैच, दाढ़ी एंड मूंछ। ठीक है, हिंदी में, if I'm right with spelling I'm not sure. Okay, second देखते हैं टीनिया कैपिटस। ये अगर स्कैल्प में किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया तो हम बोलते हैं टीनिया कैपिटस, पूरा बाल्ड कर देती है, पैच बना देती है। ठीक है, पूरे बाल उड़ा देती है रातों रात में, याद रखना है यहाँ बड़े डेंजरस होते हैं, किसी और की टोपी नहीं पहनना कभी भी।
तो टीनिया कैपिटस, रिंगवर्म इन्फेक्शन इन स्कैल्प। फिर और आता है हमारे पास में थर्ड, टीनिया क्रूरिस। ठीक है, ये ग्रोइन एरियाज में इन्फेक्शन कॉज करती है। ग्रोइन एरियाज का मतलब होता है कि जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स है उसके आसपास की स्किन। ठीक है, तो ग्रोइन एरियाज, रिंगवर्म इन्फेक्शंस इन द ग्रोइन एरियाज। इन ग्रोइन। ठीक है, फोर्थ होता है टीनिया पीडीज, पेडिस भी बोलते हैं कई बार इसको लोग, टीनिया पीडीज, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट पीडीज होना चाहिए शायद। तो टीनिया पीडीज जो होती है ये कॉज करती है रिंगवर्म इन्फेक्शन इन द फुट, पैर के फुट जो होता है हमारा उसमें। इसको एथलीट फुट भी बोलते हैं बच्चों, एथलीट्स फुट। ठीक है, इन टो और फुट। ठीक है, सो दीज आर द इन्फेक्शंस व्हिच आर कॉमनली रिंगवर्म इन्फेक्शंस। मेन एग्जांपल्स देयर कुड बी एटसेट्रा, अगेन बहुत सारे और हो सकते हैं, पर ये कॉमन से जो हमें याद रखने के। So by this we are done with the viral disease also, we are done with the helminthic diseases also, and we are done with the fungal disease also in this lecture. In the next lecture I will be teaching you all protozoal disease including malaria. और क्योंकि मलेरिया की एक साइकिल है, हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, ड्रॉ करके भी समझा सकती हूँ, ताकि आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो यू आर इजिली एबल टू अंडरस्टैंड दैट एंड राइट दैट ऑल्सो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर वी कैन से दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरल, फंगल एंड हेलमिंथिक डिजीज। इसके बाद हम अगली क्लास में मिलते हैं बच्चे लोग, जो कि हमारी नेक्स्ट डिजीज वाली क्लास होगी। तो आई होप तुम्हें ये सब समझ में भी आ रहा है अच्छे से, और जितना भी मैं समझा रही हूँ साथ साथ में समझते जाइए। इसमें अपने माइंड को रेस्ट्रिक्ट मत करिए प्लीज कि बोर्ड पे पढ़ना है या हमें डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना है, बिकॉज आपके लिए इस स्टेज पर इंपॉर्टेंट पढ़ना होना चाहिए, फिर वो किसी भी मोड से आपको मिल रहा हो। टीचर्स ट्राई कर रहे हैं पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाने के लिए, आपको पेन से लिख के भी पढ़ा रहे हैं, तो भी आपको बेटर कंटेंट ही देने की ट्राई कर रहे हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो प्लीज, और इसको शेयर करो जितना पॉसिबल है, because I want to touch a benchmark also in the coming time, and I want your help for that. So do not forget to like, share and subscribe, and do comment and tell me, मुझे बताइए कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, आपको सब समझ में आया कि नहीं। Bye everyone.